हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जीके प्रिंस एकेडमी। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे यूथ पब्लिकेशन के राजस्व लेखपाल की मुख्य परीक्षा के अध्यायवार चैप्टर की, और उसमें हम लोग सामान्य हिंदी का जो है विस्तृत व्याख्या सहित हल देख रहे थे। ठीक है, तो इसमें हम लोग देख चुके हैं। अगर हम बात करें तो पहला चैप्टर समास, दूसरा चैप्टर पर्यायवाची, तीसरा चैप्टर जो है विलोम शब्द, चौथा तत्सम तद्भव। ये इतने सारे मतलब 4 चैप्टर टोटल अभी तक हो चुके हैं। ठीक है, जो कि 2 वीडियो में कंप्लीट हुआ है। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे चैप्टर नंबर 5 जो कि है संधि, और चैप्टर नंबर 6 देखेंगे जिसमें क्या है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द चैप्टर होगा। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ही चैप्टर होने वाला है। संधि से तो क्वेश्चन 2 से 3 क्वेश्चन तो बन ही जाते हैं एग्जाम में, तो ये जो है चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है हिंदी के सब्जेक्ट में। तो चलिए इस वीडियो को देखते हैं। और हाँ, इसके पहले जो 4 चैप्टर हो चुका है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या फिर आप लोग चैनल पेज पर जाइए और प्लेलिस्ट भी बना दिया है तो वहाँ से भी आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, इसी का यूथ पब्लिकेशन का जो है अध्यायवार चैप्टर जो है ग्रामीण विकास का हो चुका है, तो उसका भी प्लेलिस्ट बना दिया, आप लोग उसको भी देखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बस रिवीजन करने के लिए समय है तो रिवीजन कर लीजिए। ठीक है, उसको जाइए एक स्पीड थोड़ा सा बढ़ा के वीडियो का, और उसको क्या है रिवीजन करते जाइए। ठीक है, प्लेलिस्ट बन गया तो एक के बाद एक करके देख लीजिए। तो चलिए आज के वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। तो संधि का पहला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा संधि विच्छेद सही नहीं है, ये बताना है। ठीक है, ये यूपी SSC लोअर मेंस के पेपर में पूछा गया था 2021 के। इसमें से कौन सा एक शब्द है जो संधि विच्छेद है वो सही नहीं दिया गया है, ये बताना है। तो एकह प्लस एक, रि प्लस ना, जगत प्लस ईस, तपह प्लस 1, इसमें से बताना क्या गलत है, कौन सा संधि विच्छेद गलत है। आंसर की बात करेंगे तो ए पार्ट गलत हो जाएगा। जो एहका प्लस एक दिया है ये गलत रूप से इसका संधि विच्छेद दिया है। ठीक है, इसका शुद्ध रूप से होता है एक प्लस एक, एक प्लस एक मिलकर एक एक बनता है, और एक एक जो होता है ये वृद्ध संधि का उदाहरण होता है। ठीक है, इसके बाद ऋ प्लस ना ये बनकर मिलकर बनता है ऋण, और ये व्यंजन संधि का उदाहरण होता है। इसके बाद जगत प्लस ईश जो दिया गया है ये मिलकर बनता है जगदीश, और ये जो है व्यंजन संधि का उदाहरण होता है। तपह प्लस 1 मिलकर ये बनता है तपोवन, और ये विसर्ग संधि का उदाहरण है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। निर्जल में कौन सी संधि है, ये बताना है। निर्जल की बात कर रहा है। इसमें निर्जल में अगर देखें स्वर संधि है, विसर्ग संधि है, आयाद संधि है, या फिर व्यंजन संधि है। क्या संधि हो जाएगा, इसका आंसर बताइए। आंसर की बात करेंगे तो आंसर इसका हो जाएगा बी पार्ट। ये विसर्ग संधि का उदाहरण है। आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी पार्ट। ठीक है, निर्जल का अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो निह प्लस जल आएगा। जहाँ पे 2 बिंदी आ जाएगा जिसको विसर्ग कहा जाता है, वहाँ पे क्या हो जाता है, विसर्ग संधि। विसर्ग संधि की परिभाषा की बात करें तो विसर्ग यानी कि 2 बिंदी का स्वर व्यंजन के साथ मेल होने पर जो परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं, विसर्ग संधि कहते हैं। ठीक है, जैसे कि निह प्लस चय मिलकर निश्चय बनता है, दुह प्लस चरित मिलकर दुष्चरित बनता है, ज्योति प्लस चक्र मिलकर ज्योतिष चक्र बनता है, नी प्लस छल मिलकर क्या बनता है, निश्छल बनता है। इंपॉर्टेंट है, ये सभी विसर्ग संधि के उदाहरण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है सूक्ति का सही संधि विच्छेद क्या होगा। सूक्ति का बताना, इसमें से क्या हो जाएगा संधि विच्छेद, क्या होगा आंसर बताइए। सु प्लस उक्ति, या फिर बी पार्ट सु प्लस उक्ति, या फिर सी पार्ट सूक्त प्लस ई प्लस डी पार्ट है इसमें सु प्लस इक्ति। क्या होगा इसका आंसर। आंसर की बात करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा ये पार्ट। ठीक है, सु प्लस उक्ति जो बनेगा इसका सही संधि विच्छेद बनेगा। सूक्ति का सही संधि विच्छेद क्या होता है, सु प्लस उक्ति होता है। इसमें दीर्घ स्वर संधि आता है, दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। ठीक है, इसके नियमानुसार अगर बात करें यानी कि दीर्घ स्वर संधि के नियम की बात करें तो इसमें यदि प्रथम शब्द के अंत में ह्रस्व या दीर्घ में से कोई एक वर्ण हो तो और द्वितीय शब्द के आदि में यानी कि अंत में उसी का समान वर्ण हो तो दोनों के स्थान पर क्या हो जाता है, दीर्घ हो जाता है। ठीक है, जैसे कि भानु प्लस उदय, ये दोनों मिलकर क्या बन जाता है, भानुदय। यहाँ पे छोटा ऊ की मात्रा था और यहाँ पे क्या हो गया, बड़ा ऊ की मात्रा में, यानी कि भानु प्लस हो गया भानुदय। ठीक है, इसी प्रकार हरि प्लस ईश यहाँ पे मिलकर क्या बन जाता है, हरीश। ठीक है, जो कि ये दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। उत्तम प्लस अंग, ये दोनों मिलकर क्या बन गया, उत्तमांग, तो ये भी क्या है, दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नरेश का सही संधि विच्छेद क्या है। नर प्लस ऐश, नरे प्लस सा, न प्लस रेश, या फिर नर प्लस ईश, का क्या होगा आंसर, सही रूप से बताइए कमेंट बॉक्स में। तो आंसर की बात करेंगे तो आंसर इसका हो जाएगा डी पार्ट।
नर प्लस ईस इसका सही संधि विच्छेद बनता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नरेश का सही संधि विच्छेद क्या होगा? नर प्लस ईस। इसमें कौन सा संधि है? तो इसमें ये गुण स्वर संधि का उदाहरण। ठीक है, इसके नियमानुसार यदि छोटा आ बड़ा आ के बाद छोटी ई बड़ी ई हो तो दोनों मिलकर मतलब ए हो जाता है, और छोटा आ बड़ा आ के बाद छोटा ऊ और बड़ा ऊ हो तो दोनों मिलकर ओ हो जाता है। ठीक है, और छोटा आ या बड़ा आ के बाद अगर री हो तो दोनों मिलकर अर हो जाता है। तो यहाँ पे ओ, अर और ए ये आपको याद रखना है। ठीक है, गुण स्वर संधि में ये तीनों देखना है कि अगर ये तीनों बन रहा है तो वहाँ पर क्या हो जाएगा? गुण स्वर संधि हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि परम प्लस ईश्वर परमेश्वर बन रहा है, यानी कि ए बन रहा है। ठीक है, राज प्लस ऋषि राजर्षि बन रहा है, तो यहाँ पे क्या बन रहा है? अर बन रहा है। सुर प्लस ई सुरेश बन रहा है, तो यहाँ पे क्या बन रहा है? ए बन रहा है। तो इस तरीके से आपको इसमें ध्यान देना होगा। यहाँ पे गुण स्वर संधि के उदाहरण हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, तथेव का सही संधि विच्छेद क्या होगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तथेव का सही संधि विच्छेद तथा प्लस एव, तथ प्लस एव, तथय प्लस एव या फिर ता प्लस थेव, क्या होगा इसका आंसर? आंसर की बात करेंगे तो इसका ए पार्ट हो जाएगा। तथा प्लस एव जो होता है ये सही संधि विच्छेद होता है। ठीक है, तथेव का तथा प्लस एव। ठीक है, इसमें वृद्ध स्वर संधि है, और इसके नियमानुसार अगर हम देखें वृद्ध स्वर संधि की तो छोटा आ या बड़ा आ के बाद ए या फिर ए आए तो दोनों मिलकर क्या हो जाते हैं? आय हो जाते हैं। और छोटा आ या बड़ा आ के बाद ओ और औ आए अगर तो ये दोनों मिलकर क्या हो जाते हैं? औ हो जाता है। तो यहाँ पे आय और औ आपको ध्यान रखना है। वृद्ध स्वर संधि में आय और औ जो हो जाए तो वहाँ पे वृद्ध स्वर संधि। जैसे तत्र प्लस एव तो ये तत्रय होगा। ठीक है, ए की जगह पर क्या होगा? आय हो गया। धर्म प्लस एक यहाँ पे धर्मायक होगा, तो यहाँ पे देखिए आय आ गया। वन प्लस औषधि तो यहाँ पे वन औषधि होगा, तो यहाँ पे क्या होगा? औ आ गया। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या हो जाएगा? वृद्ध स्वर संधि के उदाहरण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है अत्याचार का सही संधि विच्छेद क्या होगा? क्या होगा इसका आंसर बताइए। देखिए, अत्याचार का सही संधि विच्छेद होगा अति प्लस आचार, जो किसी पाठ में दिया गया इसका सही रूप से संधि विच्छेद। ठीक है, और ये कौन सा संधि का उदाहरण है? तो ये यण संधि का उदाहरण है। यण संधि क्या है इसका नियम जान लेते हैं। यण संधि की बात करें तो यदि ह्रस्व या दीर्घ छोटी ई छोटा ऊ और री के बाद यदि कोई अवर्ण यानी कि इनसे भिन्न स्वर आता है तो छोटी ई अथवा बड़ी ई के स्थान पर या हो जाता है, और छोटा ऊ अथवा बड़ा ऊ के स्थान पर वा हो जाता है, और री के स्थान पर रा हो जाता है। आपको यहाँ पे या, वा और रा ध्यान देना है बीच में। ठीक है, जैसे कि इत प्लस आद इत्यादि हो गया तो यहाँ पे या हो जा रहा है बीच में। प्रति प्लस उत्तर प्रत्युत्तर हो रहा है तो यहाँ पे या हो रहा है बीच में। अनु प्लस अय अन्वय हो रहा है तो यहाँ पे देखिए वा हो रहा है। तो ये ध्यान रखना है, यहाँ पे यण संधि का ये मेन डिफरेंस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाविक का सही संधि विच्छेद क्या होगा? नाव प्लस इक, नौ प्लस इक, नाभि प्लस इक या फिर ना प्लस बी, क्या होगा इसका आंसर सही रूप से? आंसर की बात करेंगे तो इसका बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, नौ प्लस इक जो होता है नाविक का सही संधि विच्छेद होता है। नौ प्लस इक। ठीक है, इसमें कौन सा संधि है? इसमें अयादि स्वर संधि है, अयादि स्वर। अब इसका देख लेते हैं परिभाषा। यदि ए ऐ ओ आओ के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो ए के स्थान पर ऐ हो जाता है, ऐ के स्थान पर आय हो जाता है, और ओ के स्थान पर क्या हो जाता है? औ हो जाता है, और औ के स्थान पर आओ हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर आपको आओ, औ, आय और आय ये ध्यान रखना है। ये क्या हो जाएगा? ये अयादि संधि के उदाहरण हो जाएंगे। जैसे कि ने प्लस अन, यहाँ पे अन हो जा, ने प्लस अन में क्या हो जाता है? नयन हो जाता है, बनता है जब, तो नयन में देखिए आय आ जाता है। नय प्लस अक नायक हो जाता है, तो यहाँ पे आय बन जाता है। ठीक है, जहाँ पे आय होगा वहाँ पे आय बन जाएगा। तो इस तरीके से ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है उज्ज्वल का सही संधि विच्छेद क्या होगा? इसका आंसर उज्ज्वल का सही संधि विच्छेद बताना है इसमें से। तो अगर उज्ज्वल के सही संधि विच्छेद की बात करेंगे तो इसमें जो ए पार्ट दिया गया है ये सही संधि विच्छेद दिया है। उत प्लस ज्वल होता है इसका सही संधि विच्छेद। ठीक है, उज्ज्वल का सही संधि विच्छेद क्या होता है? उत प्लस ज्वल होता है। और ये कौन से संधि का उदाहरण होता है? ये व्यंजन संधि का उदाहरण होता है। अब इसके कुछ परिभाषा, मेन परिभाषा जान लेते हैं। तो इसके नियमानुसार यदि ता या दा के बाद जा या झा हो तो ता या दा के स्थान पर जा हो जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। जैसे कि सत प्लस जन तो यहाँ पे क्या होगा? ता के जगह पे यहाँ पे सज्जन हो जाएगा, ता हट जाएगा। ठीक है, विपद प्लस जाल तो यहाँ पे दा हट के यहाँ पे जा आ जाएगा, विपद जाल हो जाएगा। तो ये सब क्या हो जाएंगे? व्यंजन संधि के उदाहरण हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। दिगंबर का सही संधि विच्छेद क्या होगा? दिगंबर का सही संधि विच्छेद, दिगंबर का संधि विच्छेद हो जाएगा दिक प्लस अंबर। ठीक है, दिक प्लस अंबर है, क्या हो जाएगा आंसर? डी पार्ट हो जाएगा। ये भी एक व्यंजन संधि का उदाहरण है। इसके नियम अनुसार अगर देखें तो का, चा, टा, ता, पा के बाद वर्णों का तृतीय और चतुर्थ वर्ण अगर आए, यानी कि गा, धा, जा, झा, दा, धा, बा, भा आए, अथवा या, रा, ला, वा, अथवा कोई स्वर आए तो का, चा, टा, ता,
पा के स्थान पर उसी वर्ग का तीसरा अक्षर यानी कि गा, जा, डा, दा, बा हो जाता है। यानी कि का के स्थान पर गा, चा के स्थान पर जा, टा के स्थान पर डा, ता के स्थान पर दा और पा के स्थान पर बा हो जाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना। जैसे एग्जाम्पल देखें तो वाक प्लस ईस में क्या हो जाएगा, वाक का के जगह पे गा हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ पे वागीस। सत प्लस चार की जगह पे क्या हो जाएगा, सदाचार। तो यहाँ पे ता की जगह पे क्या हो जाएगा, दा हो जाएगा। ठीक है, सदाचार। इस तरीके से व्यंजन संधि के उदाहरण। जैसे सुप प्लस अंत, तो यहाँ पे पा की जगह पर क्या हो जाएगा, बा हो जाएगा, सुबंत हो जाएगा इसका जो है संधि पूर्ण रूप से। तो इस तरीके से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है उल्लंघन का सही संधि विच्छेद क्या है। उल्लंघन का संधि विच्छेद सही रूप से अगर देखा जाए तो है बी पार्ट, उत प्लस लंघन, इसका बी पार्ट बन जाता है उल्लंघन का सही संधि विच्छेद। ठीक है, ये किस व्यंजन का है, तो ये भी व्यंजन संधि का उदाहरण है। इसके नियमानुसार अगर हम देखें तो इसके नियमानुसार यदि ता या दा के बाद ला हो तो ता या दा के स्थान पर ला हो जाता है। ठीक है, जैसे कि तत् प्लस लीन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ता हट के तल्लीन हो जाएगा। उत प्लस लास, यहाँ पे ता हट के उल्लास हो जाएगा। इस तरीके से व्यंजन संधि के अंतर्गत आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यथोचित का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो यथोचित का सही संधि विच्छेद अगर हम बात करें तो सी पार्ट हो जाएगा यथा प्लस उचित। ठीक है, क्या हो जाएगा, यथा प्लस उचित। आंसर आपका सी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अब इसके हम देख लेते हैं ये कौन सा संधि का उदाहरण है, तो ये जो है यथा प्लस उचित जो बन रहा है यथोचित, ये गुण संधि का उदाहरण है। अब इसमें हम देखें तो जब छोटा आ बड़ा आ के साथ छोटी ई बड़ी हो तो छोटी अथवा बड़ी ई का ए और छोटाऊ और बड़ाऊ का ओ और री का क्या हो जाता है, आर हो जाता है। इसे ही गुण संधि कहा जाता है। जैसे कि देव प्लस इंद्र मिलकर क्या हो जाता है, देवेंद्र। प्राप्त प्लस उदक मिलकर क्या हो जाता है, प्राप्तोदक। तो इस तरीके से ये जो है गुण संधि के उदाहरण हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है विद्यार्थी का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, इसमें से क्या होगा इसका आंसर। आंसर की बात करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा बी पार्ट, विद्या प्लस अर्थी इसका जो है सही संधि विच्छेद हो जाएगा, बी पार्ट में दिया गया। ठीक है, विद्यार्थी में कौन सा संधि है, तो विद्यार्थी में क्या है, दीर्घ स्वर संधि है। ठीक है, विद्या में यहाँ पे बड़ा आ और छोटा आ बड़ा मिलकर क्या हो जाता है, बड़ा आ बन जाता है। तो ये दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण होता है। ठीक है, अब देखें जैसे छोटा आ बड़ा आ छोटी ई बड़ी छोटाऊ बड़ाऊ री के बाद अगर समान स्वर आता है यानी कि यही आ जाता है, यानी छोटा के बाद छोटा या छोटा के बाद बड़ा या बड़ा के बाद बड़ा आ, तो दोनों मिलकर क्या हो जाते हैं, बड़ा आ बड़ी ई बड़ाऊ और री हो जाते हैं। ठीक है, जैसे कि सेवा प्लस अर्थ, यहाँ पे बड़ा आ छोटा मिलकर बड़ा हो गया, सेवार्थ हो गया। नयन प्लस अभिराम, यहाँ पे छोटा आ छोटा मिलकर क्या हो गया, नयनाभिराम, नयनाभिराम। तो इस तरीके से ये दीर्घ स्वर संधि के उदाहरण हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाभिक का सही संधि विच्छेद बताना है इसमें से, तो नाभिक का सही संधि विच्छेद हो जाएगा 9 प्लस इक यानी कि सी पार्ट में जो दिया गया है वो सही हो जाएगा। ठीक है, और ये किस संधि का उदाहरण है, ये अयादि संधि का उदाहरण है। अयादि की बात करेंगे तो इसमें ए आए ओ आओ के बाद यदि कोई स्वर आए तो वहाँ पर ए का आय, ओ का औ, आय का आय और औ का आव हो जाता है। तो ये सब क्या हो जाता है अयादि संधि के अंदर। जैसे कि से प्लस अन सयन, से प्लस अक सायक हो जाता है। ठीक है, इसके बारे में बातें हो चुकी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्यवहार का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, ये बताना है। क्या होगा आंसर, इंपॉर्टेंट है। तो आंसर की बात करेंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, व्यवहार का सही संधि विच्छेद अगर हम देखें तो ए पार्ट सही हो जाएगा। वी प्लस औ प्लस हार ये मिलकर क्या बनता है, व्यवहार, यानी कि वी प्लस औहार ये लिखा होगा तो ये भी सही माना जाएगा। ये दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे, व्यवहार। यह किस संधि का उदाहरण है, तो ये यण संधि का उदाहरण होता है। यहाँ पर छोटा ई छोटा आ मिलकर या से व्यवहार बनता है। ठीक है, जबकि जब ह्रस्व या दीर्घ छोटी ई छोटाऊ और री, ठीक है, ये क्या हो जाएंगे, ये ह्रस्व स्वर हैं के बाद यदि कोई भिन्न स्वर आए तो छोटी ई बड़ी के स्थान पर या, छोटाऊ बड़ाऊ के स्थान पर वा और री के स्थान पर रा हो जाता है। जैसे कि यदि प्लस अप मिलकर यद्यप हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन, सावधान का सही संधि विच्छेद क्या होगा, इसका आंसर 15 का आंसर क्या हो जाएगा। सावधान का संधि विच्छेद अगर हम बात करेंगे तो इसमें सी पार्ट इसका आंसर हो जाएगा। सावधान का सा प्लस अवधान क्या हो जाएगा, ये सावधान बन जाएगा। ठीक है, सा प्लस अवधान इसका सही संधि विच्छेद होता है। ये जो है दीर्घ संधि का उदाहरण है। दीर्घ में क्या है, समान स्वर मिलकर दीर्घ हो जाते हैं। अन्य उदाहरण देख लेते हैं दीर्घ संधि के, तो भोजन प्लस आलय भोजनालय, अन्न प्लस अभाव अन्नाभाव, पृथ्वी प्लस ईश पृथ्वी, ये सब दीर्घ संधि के उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महर्षि का सही संधि विच्छेद क्या होगा, महर्षि का पूछा गया, इसका आंसर क्या हो जाएगा। आंसर की बात करेंगे तो सी पार्ट हो जाएगा। महा प्लस ऋषि जो होता है ये महर्षि का संधि विच्छेद हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा आंसर, सी पार्ट हो जाएगा। ये गुण संधि का उदाहरण है। गुण संधि के अंदर उदाहरण की बात करेंगे तो जीर्ण प्लस उद्धार जीर्णोद्धार, महोत्सव महा प्लस उत्सव, सुरेंद्र सुर प्लस इंद्र। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निश्चल का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो निश्चल का होगा निह प्लस चल, क्या हो जाएगा, निह प्लस चल। आंसर इसका ये पार्ट हो जाएगा। ठीक है,
निह प्लस चल निश्चल हो जाएगा, विसर्ग संधि का उदाहरण है। इसमें जब विसर्ग के बाद चा वर्ग आता है तो विसर्ग के स्थान पर शा और टा ठा हो तो शा और ता धा हो तो सा हो जाता है। इसके अनुदाहरण की बात करें, निह प्लस चय निश्चय, निह प्लस छल निश्चल, निह प्लस तार निस्तार, ये सब विसर्ग संधि के उदाहरण है। अगला क्वेश्चन, सद्धर्म का जो है सही संधि विच्छेद क्या होगा? इसके आंसर सद्धर्म का सही संधि विच्छेद हो जाएगा सत प्लस धर्म, सत प्लस धर्म, आंसर डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। व्यंजन संधि के बारे में बात हो चुकी है। सत प्लस वाड़ी इसके अनुदाहरण सदवाड़ी, अच प्लस अंत अजंत इसका अनुदाहरण, अप प्लस ईंधन अबिंधन, ये भी व्यंजन संधि के उदाहरण है। अगला क्वेश्चन, पो प्लस अन ये किस स्वर संधि का ये उदाहरण है? पो प्लस अन जो है ये अयाद स्वर संधि का उदाहरण होता है, आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, ए का आय, ऐ का आय और ओ का औ और औ का क्या हो जाता है, आ हो जाता है। तो पो प्लस अन है तो यानी कि पवन हो जाएगा। यहाँ पे ओ और प्लस छोटा आ मिलकर औ बन गया, ए प्लस छोटा आ मिलकर आई बन जाता है, ने प्लस अन नयन बन जाता है। तो ये सब आयातित संधि के उदाहरण हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दुस्तर का संधि विच्छेद क्या होगा? दुस्तर का संधि विच्छेद होता है दुह प्लस तर, यानी कि सी पार्ट हो जाएगा और ये जो है विसर्ग संधि का उदाहरण होता है। ठीक है, विसर्ग संधि के अनुदाहरण की बात करें तो मनः प्लस योग मनोयोग, निह प्लस चिंत यानी निश्चिंत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी प्लस अभीष्ट का सही संधि विच्छेद की बात कर रहा है तो अभीष्ट का सही संधि विच्छेद होगा अभि प्लस इष्ट, यानी कि डी पार्ट इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अभि प्लस इष्ट इसका सही संधि विच्छेद हो जाएगा। ये दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण होता है। इसमें समान स्वर्ण का मेल हो जाता है और उनका दीर्घ हो जाता है, यानी कि छोटा छोटा मिलकर बड़ा, छोटी छोटी मिलकर बड़ी, इस तरीके से बन जाता है। जैसे कि महा प्लस आत्मा महात्मा, नदी प्लस इस नदीस, वधु प्लस उत्सव वधुत्सव, सब जगह देखिए बड़ी बड़ा इस तरीके से हो जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वर संधि कितने प्रकार की होती हैं? लोअर सेकंड में पूछा गया। स्वर संधि की बात करें तो 5 प्रकार की होती हैं। ठीक है, स्वर संधि में स्वर संधि की बात करें कौन कौन से, तो दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्ध स्वर संधि, यण संधि, अयाद संधि, ये सब स्वर संधि के उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विपत्त प्लस जाल, विपत्त जाल में इसमें कौन सा जो है संधि विच्छेद है? तो यहाँ पे ता आया और ता हट के यहाँ पे जा हो गया, तो ये किस संधि का भी उदाहरण बताया था? तो ये जो है व्यंजन संधि का उदाहरण बताया था, आंसर आपका सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, अन्य उदाहरण की बात करें, दिक् प्लस गज दिग्गज हो जाता है, जगत प्लस ईद जगदीश हो जाता है, ये सब व्यंजन संधि के उदाहरण हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघार का सही संधि विच्छेद क्या होगा? इसका आंसर संघार का संधि विच्छेद आंसर पूछा गया तो इसमें क्या हो जाएगा, सम प्लस हार इसका सही संधि विच्छेद बन जाएगा। ठीक है, सम प्लस हार यानी कि इसका क्या हो जाएगा, डी पार्ट इसका आंसर हो जाएगा। सम प्लस हार इसका सही संधि विच्छेद हो जाएगा और यह व्यंजन संधि का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महेंद्र का संधि विच्छेद क्या होगा? तो महा प्लस इंद्र इसका क्या बन जाता है, संधि विच्छेद बन जाता है, दोनों मिलकर क्या बनते हैं, महेंद्र बनते हैं। ठीक है, ये किस प्रकार का संधि है? तो ये गुण स्वर संधि का प्रकार है, जहाँ पे गुण स्वर संधि में क्या होता है, छोटा आ या बड़ा के बाद छोटी ई बड़ी, छोटाऊ या बड़ाऊ और री आए तो दोनों मिलकर ए ओ और अर हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, संधि कितने प्रकार की होती हैं? तो संधि जो होता है वो 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। कौन कौन सी? पहला होता है स्वर संधि, स्वर संधि के 5 उप प्रकार, दूसरा होता है व्यंजन संधि और तीसरा कौन सा होता है, विसर्ग संधि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संधि विच्छेद में यदि किसी वर्ग के प्रथम वर्ण से परे कोई अनुनासिक वर्ण हो तो संधि करते समय प्रथम वर्ण के स्थान पर उसी वर्ग का कौन सा वर्ण हो जाएगा, ये बताना है। क्या होगा इसका आंसर? उसी वर्ग का तृतीय वर्ण, या फिर उसी वर्ग का अनुनासिक अर्थात पंचम वर्ण, या फिर उसी वर्ग का चतुर्थ वर्ण, या फिर उसी वर्ग का प्रथम वर्ण। क्या होगा इसका आंसर? आंसर की बात करेंगे तो इसका बी पार्ट हो जाएगा, उसी वर्ग का अनुनासिक अर्थात पंचम वर्ण हो जाएगा। ठीक है, कैसे देखते हैं, संधि विच्छेद में यदि किसी वर्ग के प्रथम वर्ण से परे कोई अनुनासिक वर्ण होता है तो संधि करते समय प्रथम वर्ण के स्थान पर उसी वर्ग का अनुनासिक अर्थात पंचम वर्ण हो जाता है। जैसे कि का चा टा ता और पा के बाद ना मा आए तो का चा टा ता पा के बाद अपने वर्ग के पंचम वर्ग में बदल जाते हैं, यानी कि का ख ग घ अंगा, यानी कि का अंगा हो जाएगा। और चा वर्ग में अगर देखें तो चा छ ज झ इया, यानी कि चा वर्ग का क्या हो जाएगा, पंचम वर्ण इया हो जाएगा। ठीक है, या ऐसे ही टा का टा ठ ड ढ ना, तो टा जहाँ आएगा वहाँ पर क्या हो जाएगा, ना हो जाएगा। जैसे कि वाक प्लस मय, तो यहाँ पर क्या हो गया, वाग्मय हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, पंचम वर्ण आ गया। अप प्लस मय अमय, तो इस तरीके से इसमें भी पंचम वर्ण आ जाता है, इस तरीके से हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निह प्लस कपट निम्नलिखित में से किस, तो जहाँ पे विसर्ग ये 2 बिंदी आ जाए वहाँ विसर्ग हो जाएगा, कोई इसमें डाउट है ही नहीं, बी पार्ट हो जाएगा आंसर इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, श्रद्धानंद का सही संधि विच्छेद क्या होगा?
आंसर बताइए इसका क्या हो जाएगा। श्रद्धानंद का सही संधि विच्छेद। श्रद्धानंद की बात करेंगे तो इसका सही संधि विच्छेद हो जाता है श्रद्धा प्लस आनंद, जो कि बी पार्ट में दिया गया है। ठीक है, यह दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण होता है। दीर्घ स्वर संधि के उदाहरण की बात हो चुकी है परिभाषा की। इसके अन्य उदाहरण की बात करें तो अन्नाभाव, शिवालय, गिरीश, महेंद्र, पितृण आदि होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संधियाँ 3 प्रकार की होती हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक संधि का प्रकार नहीं होता। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, अनुस्वार संधि। तो इसमें देखिए स्वर संधि जो होता है, व्यंजन संधि भी होता है, विसर्ग संधि भी होता है। अनुस्वार संधि जो होता है ये संधि का प्रकार नहीं होता है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी पार्ट ही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जो है एक व्यंजन संधि का उदाहरण है, नहीं है, ये बताना। इसमें से नहीं की बात कर रहा है तो इसमें नहीं की बात करेंगे तो विद्यालय जो है ये व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं होता। बाकी जगदम्बा, संतोष, अहंकार ये सब व्यंजन संधि के उदाहरण होते हैं। विद्यालय जो है वो स्वर संधि का उदाहरण है। इसमें क्या होता है, दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार और परिवर्तन को स्वर कहते हैं। जैसे कि विद्या प्लस आलय, यहाँ पे बड़ा आ बड़ा मिलकर बड़ा अ बन रहा है, विद्यालय बन रहा है, तो ये स्वर संधि के अंतर्गत आता है। ठीक है, और व्यंजन का व्यंजन से अथवा किसी स्वर से मेल होने पर जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे कि जगदम्बा, संतोष, अहंकार सब क्या है, व्यंजन संधि के उदाहरण है। संध्या कितने प्रकार की होती है इसके बारे में बात हो चुकी, 3 प्रकार, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, सदानंद का संधि विच्छेद करना है। सदानंद का क्या हो जाएगा, सत प्लस आनंद। क्या हो जाएगा, सत प्लस आनंद। ठीक है, आंसर ए पार्ट हो जाएगा। ये किस प्रकार का संधि है, तो ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, पुस्तकालय में कौन सी संधि है। पुस्तकालय में संधि की बात कर रहा है तो इसमें क्या हो जाएगा, दीर्घ संधि हो जाएगा, दीर्घ स्वर संधि हो जाएगा। स्वर संधि का उप है दीर्घ स्वर संधि। तो पुस्तक प्लस आलय इसका बनता है दीर्घ संधि विच्छेद, यह दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभि प्लस उदय का संधि करना है तो अभि उदय मिलकर क्या बन जाएगा, अभ्युदय। क्या बन जाएगा, अभ्युदय। ठीक है, छोटी ई छोटा ऊ मिलकर छोटा ऊ बन रहा है तो यहाँ पे ये अभ्युदय इसका संधि हो जाएगा। इसमें कौन सा संधि हो जाएगा, तो यड़ स्वर संधि का ये उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, इसके नियम की बात करेंगे तो इसमें छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और री के बाद यदि भिन्न स्वर आए तो छोटी ई, बड़ी ई का या, छोटा ऊ, बड़ा ऊ का वा और री का क्या हो जाता है, रा हो जाता है। यदि प्लस अप मिलकर यद्यप बन जाता है, ये भी यड़ संधि के अंतर्गत आता है। ठीक है, अनु प्लस अय मिलकर अन्वय हो जाता है। पितृ प्लस अनुमत मिलकर पित्रानुमत हो जाता है, ये भी स्वर संधि यड़ संधि के उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में से स्वर संधि को पहचानना है। क्या हो जाएगा, इसमें से स्वर संधि का उदाहरण कौन है, तो पुस्तकालय जो दिया गया है यह स्वर संधि का उदाहरण होता है। ठीक है, पुस्तक प्लस आलय मिलकर पुस्तकालय बनते हैं, स्वर संधि का हो जाएगा। अन्य की बात करें इसमें तो गिरि प्लस ईरा, गिरीश, गिरि प्लस ईस होगा यहाँ पे गिरीश, भानु प्लस उदय, भानुदय, पितृ प्लस ऋण, पितृण बनता है इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन, महोत्सव का संधि विच्छेद क्या होगा, तो महोत्सव का संधि विच्छेद होता है महा प्लस उत्सव। क्या होता है, महा प्लस उत्सव, सी पार्ट इसका आंसर राइट हो जाएगा। ठीक है, अगर हम इसके दीर्घ संधि की बात करें, दीर्घ संधि का उदाहरण है महोत्सव। देवार्चन, देव प्लस अर्चन, महानंद, महा प्लस आनंद, सिंधूर्म, सिंधु प्लस ऊर्म इसका जो है अन्न हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मतैक जो है किस संधि का उदाहरण है, मतैक की बात करा है तो मतैक जो है वृद्धि संधि का उदाहरण है। किस संधि का उदाहरण है, वृद्धि संधि का। ठीक है, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो मत प्लस ऐक हो जाएगा और यहाँ पर यदि छोटा आ बड़ा के बाद ये और आय आए तो दोनों के स्थान पर आए और औ के स्थान पर अ हो जाता है। तो इस तरीके से क्या हो जाता है, वृद्ध संधि की परिभाषा हो जाता है। वृद्ध संधि के अन्य उदाहरण की बात करें तो एक होता है, एक प्लस एक, सदा प्लस ए सदैव, महा प्लस औषध महौषध, महा प्लस ऐश्वर महेश्वर, ये सब वृद्ध संधि के उदाहरण हैं। गुण संधि के उदाहरण की बात करेंगे तो देव प्लस इंद्र देवेंद्र, चंद्र प्लस उदय चंद्रोदय, महा प्लस उत्सव महोत्सव, गंगा प्लस उर्म गंगोर, महा प्लस ऋषि महर्ष हो जाएगा। यड़ संधि के उदाहरण की बात करेंगे तो अति प्लस आवश्यक अत्यावश्यक, यदि प्लस यद्यपि, गुरु प्लस ओदन गुरुवोदन। व्यंजन संधि के उदाहरण की बात करें तो दिक् प्लस गज दिग्गज, वाक प्लस में वाग्मय, उत प्लस लास उल्लास, ये सब व्यंजन संधि के उदाहरण हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अयाद संधि है, इसमें से कौन सा अयाद संधि है, तो 9 प्लस इक जो दिया गया है डी पार्ट में, ये अयाद संधि के उदाहरण है। ठीक है, 9 प्लस इक, इसका संधि रूप सही से क्या हो जाएगा, नाभिक हो जाएगा, जो कि अयाद संधि का उदाहरण होता है। इसके अन्य शेष विकल्पों की बात करें तो उत प्लस योग जो दिया गया है ये उद्योग बनता है और यह व्यंजन संधि का उदाहरण हो जाता है। तथा प्लस एव तथेव बनता है, यह विरुद्ध स्वर संधि का उदाहरण है। अप प्लस जा अब जो बनता है यह व्यंजन संधि का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा व्यंजन संधि नहीं है, उद्धर, उद्धित, वाग्जाल, रसायन। तो अगर हम इसके आंसर की बात करें तो डी पार्ट जो रसायन दिया गया है यह व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है। बाकी क्या है, तीनों व्यंजन संधि के उदाहरण है। ठीक है, रस प्लस अयन इसका जो है संधि विच्छेद बनता है, जो कि ये व्यंजन संधि नहीं है। ठीक है,
और इसके अन्य अगर हम बात करते हैं उद्ध प्लस धड़ उद्ध प्लस रण उत प्लस हरण, ये मिलकर उद्धरण बनता है, तो ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। तद्धित का तत् प्लस हित हो जाता है, वाकजाल का वाक प्लस जाल हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विसर्ग संधि बताना है अगले क्वेश्चन में। क्या कौन सा इसमें से विसर्ग संधि का उदाहरण है? ठीक है, निष्कर्म, सहयोग, सदैव या फिर गिरीश। क्या होगा इसका आंसर? आंसर की बात करेंगे तो इसमें जो हो ए पार्ट दिया है निष्कर्म, यही जो है इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए पार्ट में जो दिया गया है वो विसर्ग संधि का उदाहरण निष्कर्म। निष्कर्म के संधि विच्छेद निह प्लस कर्म बनता है। शेष दिए हुए शब्दों का संधि विच्छेद की तो संयोग का बन जाएगा सम प्लस योग, ये व्यंजन संधि हो जाता है। सदैव का सदा प्लस ये वृद्ध स्वर संधि का उदाहरण हो जाता है। गिरीश का गिर प्लस शिष्य दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण हो जाता है। भूर्जा, भूर्जा का जो है सही संधि विच्छेद क्या होगा इसमें से? तो भूर्जा का सही संधि विच्छेद होता है भू प्लस ऊर्जा, जो किसी पार्ट में दिया गया है। ठीक है, और ये किस संधि का उदाहरण है? तो ये दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। ठीक है, इसमें समान स्वर मिलते हैं और इनका दीर्घीकरण हो जाता है, यानी कि बड़ा आ है तो बड़ा ही हो जाएगा। ठीक है, दीर्घ स्वर संधि के अन्य उदाहरण की बात है तो विद्या प्लस आलय विद्यालय, हिमालय, महात्मा, नदीस, ये सब क्या है? दीर्घ स्वर संधि के उदाहरण है। पयोध का संधि विच्छेद करना है, क्या होगा इसके आंसर? पयोध का सही संधि विच्छेद पय प्लस धी हो जाएगा, यानी कि पयोध बनता है और ये जो है विसर्ग संधि का उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, पय प्लस धन बन के पयोधन बनता है, तपह प्लस बल बन के तपोबल बनता है, सब विसर्ग संधि के उदाहरण है। अत्युक्त शब्द में संधि कौन सा है? अत्युक्त शब्द में संधि की बात करें तो इसमें यड़ स्वर संधि है, आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, कैसे? अति प्लस उक्त मिलकर अत्युक्त बनता है। ठीक है, यहाँ पे उ का या हो जा रहा है तो ये यड़ संधि के अंतर्गत आएंगे। अति प्लस अधिक अत्यधिक, ये भी यड़ संध है। अनु प्लस ऐसड़ अन्वेषण, ये भी यड़ संध है। मात्र प्लस आज्ञा मात्राज्ञा, ये भी यड़ संध है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोलोचित शब्द का संधि विच्छेद करना है, क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा बी पार्ट, बाल प्लस उचित मिलकर बोलोचित बनता है। ठीक है, ये किस संधि का उदाहरण है? तो ये गुण संधि का उदाहरण है। इसके नियमानुसार छोटा आ बड़ा के बाद या छोटी ई बड़ी अथवा छोटाऊ बड़ाऊ और री ऐसोरा है तो दोनों मिलकर ए ओ और आर हो जाता है। जैसे कि नव प्लस ऊड़ा नवोड़ा, महा प्लस ईस महेश, ये सब क्या है? गुण संधि के उदाहरण है। ठीक है, आयोग ने बोलोचित शब्द दिया है जबकि सही संधि विच्छेद बालोचित होगा। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है ई प्लस आ मिलकर या बनता है और ये किस संधि में इस प्रकार का जो है परिवर्तन होता है? तो ये परिवर्तन होता है यड़ संधि में, आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, गुण संधि की बात करें तो छोटा आ बड़ा मिलकर प्लस छोटी ई बड़ी मिलता है, छोटी ई बड़ी छोटा ओ बड़ा और री मिलकर ये क्या हो जाता है? ए ओ आर हो जाता है। ठीक है, जैसे महा प्लस इंद्र महेंद्र, महा प्लस ऋषि महर्षि। वृद्ध संधि की बात करें तो छोटा आ बड़ा प्लस ए आए और ओ आओ मिलकर ए और अ हो जाता है वृद्धि में। ठीक है, ए का आए और ओ का अ हो जाता है, तो यहाँ पर महा प्लस ऐसर महेश्वर, महा प्लस औसत महौसद हो जाएगा, यहाँ पे वृद्ध सर संध हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आहट आवट आस आदि किस प्रकार के तद्धित प्रत्यय हैं? तो ये जो तीनों ये भाववाचक प्रत्यय हैं, आंसर क्या हो जाएगा? सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि इसमें अगर हम देखें इसके निर्मित शब्द की बात करें तो कड़वा में अगर आहट जोड़ते हैं कड़वाहट हो जाता है, आम में आवट बोलते हैं तो अमावट हो जाता है, मीठा में आस जोड़ते हैं तो मिठास हो जाता है। इस तरीके से इसका शब्द बनाता है, ये क्या हो जाएगा? एक तरीके से आहट वाहट आस, ये सब तद्धित प्रत्यय हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, रत्नाकर में संधि विच्छेद क्या होगा ये बताना है, क्या होगा? इसके आंसर की बात कर रहा है, आंसर बताइए इसका क्या हो जाएगा? रत्नाकर की बात कर रहा है तो इसमें ए पार्ट इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, क्या लिखा है ए पार्ट में? रतन प्लस आकर, ए पार्ट हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण हो जाएगा। महेश्वर का महा प्लस ऐश्वर्य कौन संधि के नियम समाहित है इसमें से? तो अगर हम देखें महा प्लस ऐश्वर्य यानी कि यहाँ पर बड़ा आ और यहाँ पर ए आ रहा है तो ये दोनों मिलकर क्या हो जा रहा है? आय हो जा रहा है। तो इस तरीके से आपके डी पार्ट में जो दिया गया ये सही हो जाएगा महेश्वर। ठीक है, ये किस संधि का उदाहरण है? तो ये जो है वृद्ध संधि का उदाहरण होता है, वृद्ध संधि का उदाहरण। ठीक है, छोटा आ बड़ा के बाद ए आए तो दोनों मिलकर ए हो जाता है, तथा बड़ा आ छोटा आ बड़ा के बाद ओ और आए तो दोनों मिलकर अ हो जाता है। ठीक है, जैसे एक प्लस एक का एक। ठीक है, आ प्लस ए आय हो गया, वन प्लस औसत वनौषधि में छोटा आ और ओ मिलकर अ हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्योदय का संधि विच्छेद क्या होगा? सूर्य प्लस उदय, इसका क्या हो जाएगा आंसर? ए पार्ट हो जाएगा। सूर्य प्लस उदय क्या हो जाएगा आंसर? ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, सूर्योदय में कौन सा संधि विच्छेद होगा? सूर्य प्लस उदय। और ये किस संधि का उदाहरण है? तो ये गुण स्वर संधि का उदाहरण होता है। गुण स्वर संधि के अन्य उदाहरण की बात करें तो नर प्लस इंद्र नरेंद्र, यथा प्लस यथेष्ट, सूर्य प्लस ऊर्जा सूर्योर्जा, पर प्लस उपकार परोपकार, ये सब क्या हो जाएंगे? ये गुण स्वर संधि के उदाहरण हो जाएंगे।
संख्यागमन का सही संधि विच्छेद क्या होगा? सख्यागमन का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका होता है सखी प्लस आगमन, यानी कि ए पार्ट हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, सखी प्लस आगमन इसका संधि विच्छेद होगा और ये मिलकर सख्यागमन बनता है। ये यड़ स्वर संधि का उदाहरण है। यड़ स्वर संधि के अन्य की बात करते हैं उदाहरण की, तो यद प्लस अप यद्यप होता है, प्रति प्लस एक प्रत्येक बनता है, प्रभु प्लस एषड़ा प्रभेषड़ा बनता है। ठीक है, इसमें आपको या, वा और रा याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद क्या होगा? अन्वेषण का, तो अन्वेषण का सही संधि विच्छेद अन्न प्लस एसड़ होता है, जो कि डी पार्ट में दिया गया है। ठीक है, अनु प्लस एसड़ हो जाएगा इसका सही संधि विच्छेद। इसमें कौन सी संधि है? यड़ स्वर संधि है। ठीक है, यड़ स्वर संधि के अन्य उदाहरण की बात करें तो अति प्लस अधिक अत्याधिक, मधु प्लस आलय मध्वालय, सखी प्लस एश्वर सस्वेश्वर, सखी प्लस आगमन सख्यागमन, पितृ प्लस इच्छा पितृच्छा, ये सब क्या है? यड़ संधि के उदाहरण है। धातुष्मा में प्रयुक्त संधि की बात कर रहा है, क्या हो जाएगा? तो धातुष्मा में जो संधि प्रयुक्त है वो दीर्घ स्वर संधि है, आंसर सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, धातुष्मा का अगर हम संधि विच्छेद करते हैं तो धातु प्लस उष्मा बनता है और यह दीर्घ स्वर संधि के अंतर्गत आता है। इसके अन्य उदाहरण की बात करें तो लघु प्लस ऊर्म लघुर्मी बन जाएगा, सिंधु प्लस ऊर्म सिंधुर्म, साधु प्लस ऊर्जा साधुर्जा, वधु प्लस उसो वधुसो, ये सब क्या हो जाएंगे? ये जो है ये दीर्घ स्वर संधि के उदाहरण हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सरयुर्म में कौन सी संधि है? सरयुर्म की बात कर रहा है तो सरयुर्म में दीर्घ स्वर संधि हो जाएगा, आंसर ए पार्ट। सरयू प्लस उर्मी बनता है, यहाँ पे दीर्घ स्वर संधि होता है, आंसर आपका ए पार्ट हो जाएगा। इसके अन्य उदाहरण की बात करें तो धर्म प्लस अर्थ धर्मार्थ, देव प्लस आलय देवालय, कवि प्लस इंद्र कवीन्द्र, भानु प्लस उदय भानुदय, वधु प्लस उर्म वधुर्म हो जाएगा। सच्छास्त्र का समुचित संधि विच्छेद की बात कर रहा है तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा बी पार्ट। सत प्लस शास्त्र मिलकर सच्छास्त्र बनता है, आंसर बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, ये किस संधि का उदाहरण होता है? तो ये व्यंजन संधि का उदाहरण हो जाएगा सच्छास्त्र। ठीक है, अन्य उदाहरण की बात करेंगे व्यंजन संधि की तो उच्छिष्ट यानी कि उत प्लस शिष्ट, उच्छृंखल यानी कि उत प्लस श्रृंखल, ये उच्छृंखल का आप शब्द भी याद रखिएगा क्योंकि ये सही शुद्ध वर्तनी में भी पूछ लिया जाता है। उच्छ्वास उत प्लस श्वास मिलकर उच्छ्वास बनता है। ठीक है, ये सब व्यंजन संधि के उदाहरण हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, उड्डयन का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो उड्डयन का संधि विच्छेद हो जाएगा उत प्लस डयन, क्या हो जाएगा? उत प्लस डयन, ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, ये किस संधि का उदाहरण है? तो ये व्यंजन संधि का उदाहरण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महा प्लस ईस का संधि रूप क्या हो जाएगा? तो महा प्लस ईस मिलकर महेश बनता है, क्या हो जाएगा? महेश हो जाएगा। ठीक है, ये गुण स्वर संधि का उदाहरण है, आंसर सी पार्ट हो जाएगा। इसके अन्य उदाहरण की बात करें गुण स्वर संधि के, देवेंद्र चंद्रोदय महर्षि, ये सब क्या हो जाएंगे? ये गुण स्वर संधि के उदाहरण हो जाएंगे। आयोग ने इसका उत्तर बी माना है, जबकि महिष का संधि विच्छेद मही प्लस ईस होगा और यहाँ पे दीर्घ स्वर संधि हो जाएगा। ठीक है, आयोग ने इसका उत्तर क्या माना है? आयोग ने इसका उत्तर बी पार्ट माना, महिष। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिग्दर्शन का संधि विच्छेद क्या होगा? दिग्दर्शन का संधि विच्छेद करेंगे तो दिक प्लस दर्शन हो जाएगा, डी पार्ट हो जाएगा। ये जो है व्यंजन संधि का उदाहरण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है 59 नंबर, अन्वीक्षण का जो है संधि विच्छेद क्या होगा? अन्वीक्षण का संधि विच्छेद की बात कर रहा है तो अनु प्लस ईक्षण इसका होना चाहिए, जो कि इसमें दिया नहीं है, तो इसका संधि विच्छेद सही हो जाएगा अनु प्लस ईक्षण। ठीक है, और ये यड़ संधि का उदाहरण है। इसमें अगर यद ई छोटी बड़ी छोटाऊ बड़ाऊ और री के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो छोटी बड़ी का या, छोटाऊ बड़ाऊ का वा और री का रा हो जाता है। ठीक है, इसमें एक भी संधि विच्छेद सही नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौह प्लस चरित का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? सॉरी संधि, ये संधि विच्छेद लिखा हुआ, इसका संधि क्या होगा? गौ प्लस चरित, तो इसका हो जाएगा गौश्चरित, क्या हो जाएगा? गौश्चरित, आंसर सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके अगर अन्य की बात करते हैं तो निह प्लस चय निश्चय, धनु प्लस टंकार धनुष्टंकार, निह प्लस तार निस्तार, निह प्लस छल निश्चल, ये सब जो है इसके अन्य उदाहरण हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, वधूर्म का जो है संधि विच्छेद बात करना, इसमें क्या हो जाएगा? वधूर्म का संधि विच्छेद तो वधु प्लस ऊर्मी, इसका सही संधि विच्छेद बनता है, बी पार्ट में जो दिया गया है। ये जो है दीर्घ संधि के अंतर्गत आता है। दीर्घ संधि के अंतर्गत धर्मार्थ वधूर्म नारीश्वर आदि सारे संधि विच्छेद आते हैं। अगला प्रश्न, दीर्घ संधि गुण संधि विरुद्ध संधि यड़ संधि व अयाद संधि किस मूल भेद के अंतर्गत सन्निहित है? ये सब तो ये जो है सब स्वर संधि के अंतर्गत आते हैं, आंसर बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यशोदा में प्रयुक्त संधि का नाम क्या होगा? तो यशोदा में जो संधि है वो है विसर्ग संधि, आंसर सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, यशोदा का अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो यशाह प्लस दा बनेगा, जो कि विसर्ग संधि के अंतर्गत आता है, आंसर आपका सी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पावन का सही संधि विच्छेद क्या होगा? पावन के संधि विच्छेद की बात करेंगे तो ये पौ प्लस अन हो जाएगा, जो मिलकर पावन बनता है। ठीक है, इसमें पौ प्लस अन दिया है लेकिन ये मिलकर पवन ही बनता है, पावन नहीं बनता, ये ध्यान देना। ठीक है, क्योंकि पावन में पौ प्लस अन मिलकर ये आ बनेगा तो यहाँ पे पावन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन,
भूधर्व का जो है हमें बताना संधि क्या हो जाएगा। तो भूधर्व का सही संधि विच्छेद है भू प्लस उधर्व, क्या हो जाएगा बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, भू प्लस उधर्व, यह दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्चारण का सही संधि विच्छेद क्या होगा। उच्चारण का पूछा गया तो उत प्लस चारण हो जाएगा, जो कि सी पार्ट में दिया गया है और आंसर आपका ये सी पार्ट हो जाएगा, उत प्लस चारण। ठीक है, ये कौन सा संधि है, ये व्यंजन संधि है। सत्याग्रह का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। सत्याग्रह का होता है सत्य प्लस आग्रह, आंसर इसका क्या हो जाएगा डी प्लस हो जाएगा। ठीक है, डी हो जाएगा, सत्य प्लस आग्रह मिलकर सत्याग्रह बनता है और ये दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण होता है। दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को क्या कहते हैं। तो दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को संधि कहा जाता है, आंसर इसका क्या हो जाएगा ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न संधि विच्छेद की संधि के लिए सही विकल्प चुनना, इनमें से क्या हो जाएगा। सु प्लस उक्ति मिलकर क्या बनेगा। तो सु प्लस उक्ति मिलकर सूक्ति बनेगा, जो कि सी पार्ट में दिया गया है, आंसर सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, ये जो है सूक्ति किस संधि का उदाहरण है। तो ये दीर्घ संधि का उदाहरण है। स्वर संधि का इसमें से कौन सा उदाहरण है। तो अन्वय जो दिया गया है ए पार्ट में, यह स्वर संधि का उदाहरण है। ठीक है, बाकी सारे नहीं है। ठीक है, स्वर संधि में क्या होता है कि दो वर्णों का मेल हो वहाँ स्वर संधि होता है। जैसे कि अन्वय का संधि विच्छेद करेंगे तो अनु प्लस अय मिलकर ये यड़ संधि हो जाता है, और किंचित का संधि विच्छेद है तो किम प्लस चित्त मिलकर ये क्या हो जाएगा व्यंजन संधि हो जाएगा। नीरस का निह प्लस रस मिलकर विसर्ग संधि हो जाएगा। तो आपका आंसर सी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पवन का संधि विच्छेद, पवन का संधि विच्छेद की बात कर रहा है, इसके पहले बात हो जाए पो प्लस अन हो जाएगा, क्या हो जाएगा पो प्लस अन हो जाएगा, आंसर ए पार्ट हो जाएगा। ये आयादी संधि के अंतर्गत आता है। रूपांतरण का संधि विच्छेद क्या होगा। तो रूप प्लस अंतरण हो जाता है इसका संधि विच्छेद, रूप प्लस अंतरण। ठीक है, ये जो है दीर्घ स्वर संधि के अंतर्गत आते हैं, आंसर ए पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुराशा का संधि विच्छेद क्या होगा। तो दुह प्लस आशा हो जाएगा इसका सही संधि विच्छेद सी पार्ट। ठीक है, ये जो है विसर्ग संधि के अंतर्गत आते हैं। मनोयोग का संधि विच्छेद क्या होगा। मनोयोग का संधि विच्छेद होता है मनः प्लस योग, जो कि बी पार्ट में दिया गया है और यही आंसर हो जाएगा, विसर्ग संधि के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पौ प्लस अन संधियुक्त करने पर क्या बनता है। तो पौ प्लस अन मिलकर पावन बनता है, आंसर क्या हो जाएगा बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, आयाद संधि के अंतर्गत यह आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा उच्छ्वास का संधि विच्छेद। उच्छ्वास का पूछा है तो उच्छ्वास का हो जाएगा उत प्लस श्वास, जो कि डी पार्ट में दिया गया है, उत प्लस श्वास, और ये एक व्यंजन संधि है। अगला क्वेश्चन, निह प्लस कलंक का सही संधि विच्छेद क्या होगा। सही संधि शब्द बताना क्या हो जाएगा। तो निह प्लस कलंक का हो जाता है निष्कलंक, क्या हो जाता है निष्कलंक, जो कि डी पार्ट में दिया गया निष्कलंक, आंसर आपका डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, ये विसर्ग संधि का उदाहरण हो जाता है। पवन का बताना है कौन सा संधि विच्छेद सही हैगा। ठीक है, पवन का अगर संधि विच्छेद की बात करेंगे तो बी पार्ट में जो दिया गया है पो प्लस अन, ये पवन जो है संधि विच्छेद के अंतर्गत आ जाएगा। आयात संधि का उदाहरण है ये। ठीक है, सच्छास्त्र का सही उचित मैसेज से बताना है। सच्छास्त्र की इसके बारे में बात हो ही चुका है, इसके ऊपर क्या हो जाएगा इसका आंसर, आंसर इसका हो जाएगा डी पार्ट, सत प्लस शास्त्र। ठीक है, डी पार्ट हो जाएगा। ये कौन सा संधि है, व्यंजन संधि है। वाणी प्लस औचित्य, ये कौन सा सही संधि इसका क्या है, वाणिज्यत्य। ठीक है, इसका सही संधि शब्द बताना है क्या हो जाएगा। सही संधि विच्छेद की बात है तो वाण्योचित्य हो जाएगा इसका सही संधि रूप। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा ए पार्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर ए पार्ट। ये जो है यड़ संधि का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन, अन्वीक्षण का सही संधि विच्छेद क्या होगा। अन्वीक्षण का बताना है इसमें से, आंसर की बात करेंगे तो ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, अनु प्लस इक्षण जो है इसका सही संधि विच्छेद होगा ए पार्ट में। ये जो है यड़ संधि का ये भी उदाहरण है। अगला क्वेश्चन, शीतर्तु, शीतर्तु का सही संधि विच्छेद क्या होगा। शीतर्तु का पूछा गया क्या होगा इसका आंसर इसका हो जाएगा शीत प्लस ऋतु। ठीक है, सी पार्ट आंसर हो जाएगा इसका। यड़ संधि ये गुण संधि का उदाहरण है। निर्धन में बताना है कौन सा संधि है। निर्धन का बताइए कौन सा संधि है। निर्धन की बात अगर हम करें तो इसमें क्या आ जाएगा, विसर्ग संधि आता है। ठीक है, निर्धन में कौन सा संधि आता है, विसर्ग संधि, आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा। निह प्लस धन इसका विसर्ग विच्छेद बनता है, निह प्लस धन मिलकर निर्धन बनता है, जो कि विसर्ग संधि का। जैसे कि निह प्लस उपाय निरुपाय, दुह प्लस गंध दुर्गंध, निह प्लस मल निर्मल, दुह प्लस नीत दुनीत, ये सब क्या हो जाएगा विसर्ग संधि के उदाहरण हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, रीत प्लस रीत्यानुसार इसका संधि विच्छेद क्या होगा। रीत्यानुसार का क्या आंसर हो जाएगा इसका, रीत्यानुसार का संधि विच्छेद, तो आंसर ए पार्ट हो जाएगा। रीत प्लस अनुसार इसका ए पार्ट हो जाएगा आंसर। ठीक है, रीत प्लस अनुसार इसका आंसर हो जाएगा, ये यड़ संधि का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन, यद्यप का सही संधि विच्छेद क्या होगा। यद्यप का बताना है क्या हो जाएगा इसका संधि विच्छेद, तो इसका हो जाएगा सी पार्ट। यदि प्लस अप मिलकर यद्यप बनता है, जो कि ये यड़ संधि का उदाहरण हो जाता है। अगला क्वेश्चन, तिरस्कार का सही संधि विच्छेद क्या होगा इसका आंसर। तो तिरस्कार की बात करेंगे तो तिरह प्लस कार इसका सही संधि विच्छेद होता है, जो कि बी पार्ट में दिया गया है, आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। आच्छादित का सही उचित विच्छेद निम्न में से कौन सा ये बताना है। आच्छादित की बात करेंगे तो इसका सही संधि विच्छेद आ प्लस
छादित बनकर आच्छादित बनता है, जो कि ए पार्ट में दिया गया है, ठीक, सॉरी सी पार्ट में दिया गया है, ठीक है। ये एक व्यंजन संधि का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन, पितृ प्लस अनुमत का सही संधि पद क्या होगा? पितृ प्लस अनुमत का सही संधि से विध हो जाएगा शब्द पितृ अनुमत। क्या हो जाएगा? सी पार्ट में जो दिया गया पितृ अनुमत, ये हो जाएगा इसका सही संधि रूप। ये जो है यड़ संधि का उदाहरण है, ठीक है। उच्छ्वास का सही संधि विच्छेद क्या होगा? उच्छ्वास का संधि विच्छेद की बात करेंगे तो उत प्लस श्वास हो जाएगा, इसके बारे में बात हो चुकी है, आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। तो यह था संधि। अब हम देखेंगे चैप्टर नंबर 6 है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। इसको स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें से देखते हैं, किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक नहीं? इसमें से झाग से भरा हुआ फेनिल, ठीक है, जो वचन से परे हो वाचाल, शराब बनाने वाला कलवार, और जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं? दावानल। इसमें से कौन सा एक गलत रूप से दिया गया ये बताना। गलत रूप से अगर हम बात करेंगे तो इसमें जो बी पार्ट दिया गया है, जो वचन से परे हो वाचाल, ये गलत है, बाकी सारे सही हैं, ठीक है। वचन से जो परे होता है उसे वचनातीत कहते हैं। अत्यधिक बोलने वाले को वाचाल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा एक शब्द जो है सुमेलित नहीं है सही रूप से? जो वर्णन से बाहर है वर्णातीत, जिसे जो देखा नहीं जा सकता अदृश्य, जो आमिष नहीं खाता शामिश, जो पहरा देता है प्रहरी। इसमें क्या हो जाएगा? गलत। गलत की बात करेंगे तो सी पार्ट ही गलत है। जो आमिष नहीं खाता उसे सामिश नहीं कहते, ठीक है। आमिष मीन्स मांस होता है, जो मांस नहीं खाता उसे सामिश वाक्यांशों के लिए सुमेलित नहीं, क्योंकि सामिश एवं आमिष दोनों ही एक शब्द के अर्थ हैं, जो मांस खाता है, ठीक है। यानी कि जो मांस खाता है उसे क्या कहेंगे? आमिष या सामिश कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो मुश्किल से प्राप्त हो उसे क्या कहेंगे? तो उसको कहा जाता है दुर्लभ। क्या कहा जाता है? दुर्लभ। आंसर सी पार्ट हो जाएगा। अब इसके उदाहरण की बात करें अन्य, तो जो प्राप्त ना हुआ उसे अलभ्य या अप्राप्त कहेंगे। जो आसानी से प्राप्त हो उसे सुलभ, जिसे लांघा ना जा सके उसे अलंघ्य कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवसर के अनुरूप बदले जाने वाले को क्या कहते हैं? तो अवसर के अनुरूप बदल जाने वाले को क्या कहेंगे? अवसरवादी। क्या कहेंगे? अवसरवादी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूमि के अंदर जानकारी रखने वाले को क्या कहा जाता है? तो भूमि के अंदर की जानकारी जो रखता है उसको कहा जाता है एक शब्द में भूगर्भवेत्ता। आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद प्राचीन संस्कृति तथा सभ्यता से जुड़े तत्वों की जानकारी रखने वाले को पुरातत्ववेत्ता कहते हैं। मानव की उत्पत्ति एवं विकास आदि का अध्ययन करने वाले को नृतत्वशास्त्री कहा जाता है। भूकंप से संबंधित तथ्यों का अध्ययन करने वाले को भूकंपवेत्ता कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रात्र में विचरण करने वाले प्राणी को क्या कहते हैं? तो रात्र में विचरण जो करता है उस प्राणी को निशाचर कहते हैं। आंसर डी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। रात में विचरण करने वाले प्राणी को निशाचर कहा जाता है। वन्यचर किसको कहेंगे? तो जंगल में रहने वाला पशु, जंगली मनुष्य, ठीक है। वन्य पशु जो होता है, निशाकर जो होता है, निशा यानी करने वाले यानी कि चंद्रमा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो खाने योग्य ना हो उसे क्या कहेंगे? तो जो खाने योग्य नहीं होता उसको अखाद्य कहते हैं। आंसर ए पार्ट हो जाएगा, ठीक है। खाने योग्य ना हो अखाद्य कहलाता है। पथ्य का मतलब होता है पथ संबंधी, जो स्वास्थ्य के लिए उपयोगी हो, रोगी को दिया जाने वाला हल्का भोजन। ये सारे तीनों अर्थ जो है पथ्य के निकलते हैं। अपाच्य की बात करें तो जो पच ना सके, जो पकाया ना जा सके, दोनों अर्थ होंगे। अलभ्य की बात करेंगे तो अलभ्य जो मिलता ना हो, या फिर दुर्लभ, ये दोनों अर्थ हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसके पास घर ना हो उसको क्या कहेंगे? तो जिसके पास घर ना हो उसको एक शब्द में अनिकेत कहते हैं। आंसर ए पार्ट हो जाएगा, ठीक है। ग्रही का अर्थ होता है गृहस्थ। अभिषेक का होता है जल छिड़कना, राजा के सिंहासनारोहण का अनुष्ठान। और अकिंचन का मतलब होता है बहुत गरीब, और इसका एक अन्य मतलब होता है जिसके पास कुछ भी ना हो उसे अकिंचन एक शब्द में कहेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर उसे एक शब्द में क्या कहेंगे? क्या होगा इसका आंसर? जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो उसको एक शब्द में क्या कहते हैं? इंद्रियातीत। इंद्रियातीत कहा जाता है। आंसर सी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। इंद्रियों पर किया जाने वाला वश इंद्रिया निग्रह कहा जाता है। इंद्रियों को वश में करने वाला इंद्रिय जीत कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोद लिया हुआ पुत्र के लिए उपयुक्त एक शब्द क्या हो जाएगा? तो गोद जो जिस पुत्र को लिया जाता है उसको दत्तक कहा जाता है, ठीक है। रानी लक्ष्मीबाई ने पुत्र को गोद लिया था, उसको दत्तक पुत्र कहा जाता है। तो गोद लिए हुए पुत्र को क्या कहते हैं? दत्तक पुत्र कहते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, तर्क के द्वारा जो माना गया हो उसको एक शब्द में क्या कहेंगे? तो उसको कहेंगे तर्क सम्मत। क्या कहेंगे? तर्क सम्मत। आंसर ए पार्ट हो जाएगा, ठीक है। तर्क के द्वारा माना जाता है तर्क सम्मत, जो तर्क के आधार पर सही सिद्ध हो तर्क संगत, जो किसी भी पक्ष का समर्थन न करने वाला तटस्थ, जो किसानों को सरकार द्वारा दिया जाने वाला ऋण तकावी कहते हैं। अगला क्वेश्चन, ऊपर की ओर उछाला हुआ
इसको एक शब्द में क्या कहेंगे, तो ऊपर की ओर उछाले हुए को एक शब्द में उत्क्षिप्त कहते हैं। उत्क्षिप्त क्या हो जाएगा, इसके आंसर बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, प्रक्षिप्त जो होता है वो फेंका हुआ को कहते हैं। उत्क्षिप्त जो होता है ऊपर की ओर उछाला हुआ। आरोहण होता है सवार होना, और उत्थान होता है उठना या फिर उठाना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जो आंखों के सामने हो उसको एक शब्द में क्या कहेंगे, तो आंखों के सामने घटित होने वाले को प्रत्यक्ष रूप से कहा जाता है, प्रत्यक्ष। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, प्रत्यक्ष। जो आसानी से प्राप्त हो सके उसे सुलभ कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंद्रियों को जीत लिया हो जिसने, एक वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, तो इंद्रियों को जो जीत लिया हो उसे क्या कहते हैं, जीतेंद्रिय। क्या कहते हैं, जीतेंद्रिय। आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, जबकि इंद्र को जीतने के लिए इंद्रजीत शब्द का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से बताना है एक शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, जो थोड़ा जानता हो उसको एक शब्द में क्या कहेंगे, तो जो थोड़ा जानता हो उसको एक शब्द में अल्पज्ञ कहा जाता है। आंसर सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, अल्प मीन्स थोड़ा या कम, और सर्वज्ञ मीन्स जो सब कुछ जानता हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से 4 विकल्पों में से बताना है जो इस लोक की बात है उसको एक शब्द में क्या कहेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन देखते हैं। जो इस लोक की बात है उसको क्या कहेंगे, लौकिक कहते हैं। क्या कहते हैं, लौकिक। ठीक है, आंसर इसका क्या हो जाएगा, डी पार्ट। जो इस लोक की बात है उसके लिए लौकिक शब्द कहेंगे। स्वर्गीय में स्वर्ग से संबंधित, पाश्चात्य में पश्चिमी, अलौकिक में जो इस लोक से परे हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आदि से अंत तक इसको हम एक शब्द में क्या कहेंगे, तो आद्योपांत कहेंगे। आद्योपांत इसको कहेंगे, आदि से अंत तक एक शब्द में आद्योपांत कहेंगे। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, बी पार्ट हो जाएगा। जिसका प्रारंभ ना उसको अनादि, उसी समय होने वाला समकालीन अथवा समयोचित, तर्कपूर्ण के लिए एक शब्द समाचीन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सही विकल्प का चयन करना है वाक्यांशों के लिए शब्द, जो सब कुछ जानता हो उसको क्या कहेंगे, सर्वज्ञ कहेंगे। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो सब कुछ, जबकि जो सब कुछ हो उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, सर्वस्व हो जाएगा। जो सभी जगह उसके लिए सर्वत्र हो जाता है। जिसे ज्ञान के लिए ज्ञानी शब्द का प्रयोग, जिसे ज्ञान हो उसके लिए ज्ञानी शब्द का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जानने की इच्छा के लिए एक शब्द में क्या कहेंगे, तो उसको कहते हैं जिज्ञासा। क्या कहते हैं, जिज्ञासा। ठीक है, आशा का अर्थ उम्मीद, भरोसा या आसरा होता है। इच्छा का शाब्दिक अर्थ रुचि, कामना या चाह होता है। अभिलाषा का इच्छा का समानार्थी शब्द होता है अभिलाषा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी व्यक्ति या वस्तु को ना अपनाना उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, तो उसको कहेंगे बहिष्कार करना। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, जबकि स्वच्छ और शुद्ध करने की क्रिया को परिष्कार, और उपेक्षा त्यागने को तिरस्कार, एवं किसी की भलाई या हित करने की क्रिया को परोपकार कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनियमित के लिए शुद्ध उचित वाक्य बताना इसमें से क्या होगा, जिस पर कोई नियंत्रण ना हो, जो नियमानुकूल ना हो, जिसके संबंध में कोई निर्णय न लिया गया हो, या फिर जिसका जो है निवारण ना हो सकता। क्या होगा इसका आंसर, आंसर की बात करेंगे तो बी पार्ट इसका हो जाएगा। अनियमित के लिए जो नियमानुकूल ना हो। ठीक है, नियमानुकूल ना हो उसे अनियमित कहेंगे। जिस पर कोई नियंत्रण ना हो उसे अनियंत्रित, जिसके संबंध में कोई निर्णय ना हुआ उसे अनिर्णित कहेंगे, जिसका निवारण ना हो सकता हो उसे अनिवार्य कहेंगे। ठीक है, अनिवार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस पर आक्रमण हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, तो जिस पर आक्रमण हो उसे आक्रांत कहते हैं। आंसर सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, जो अपनी हत्या अपने आप करे उसे आत्मघाती कहेंगे। आक्रमण करने वाले को आक्रामक कहेंगे, और सीमा पर बलात् उल्लंघन या हमला करने वाले को आक्रमण कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी ग्रहों या तारों आदि का स्थान जो होता है उसको क्या कहते हैं एक शब्द में, तो उसको कहते हैं अंतरिक्ष। क्या कहते हैं, अंतरिक्ष। बी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दूसरों की बातों में दखल देना उसको एक शब्द में क्या कहेंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा हस्तक्षेप। क्या हो जाएगा, हस्तक्षेप। ठीक है, आंसर ए पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके बारे में और जान लेते हैं। तो आक्षेप मीन्स होता है व्यंग्यपूर्ण, दोषारोपण करना। दूरदर्शी मीन्स जो आगे की सोचता हो। उपकारी मीन्स उपकार करने वाला। जो देने योग्य हो इसको एक शब्द में क्या कहेंगे, तो देने योग्य जो होता है उसको एक शब्द में कहते हैं देय। क्या कहते हैं, देय। आंसर ए पार्ट हो जाएगा, सॉरी बी पार्ट हो जाएगा। जो पीने योग्य हो उसको पेय कहेंगे। जो गाने योग्य हो उसको गेय कहेंगे। जो दिया जाने वाला दान कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कम खर्चा करता हो उसको क्या कहते हैं, जो कम खर्च करे उसको कहते हैं मितव्ययी। क्या कहते हैं, मितव्ययी। ठीक है, आंसर इसका सी पार्ट ही हो जाएगा। कम खर्चा करता हो उसको क्या कहते हैं, मितव्ययी। कंजूस ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है जो पास में धन होने पर भी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उसका उपयोग न करे, उसको ऐसे व्यक्ति को कंजूस कहते हैं। लालच या लोभ की इच्छा रखने वाला व्यक्ति क्या होता है, लोभी होता है, उसको एक शब्द में लोभी कहते हैं। मक्खी चूस शब्द जो है अत्यधिक कंजूस व्यक्ति के लिए प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राणदा के लिए अनेक शब्द क्या है, प्राणदा के लिए एक अनेक शब्द की बात करेंगे तो जीवन देने वाली दवा को क्या कहते हैं, प्राणदा। क्या कहते हैं, प्राणदा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बिना पलक झपकाए के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, तो इसको कहेंगे निर्मेश, निनिर्मेश। आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। निनिर्मेश मीन्स बिना पलक झपकाए। निष्प्रह मीन्स इच्छा रहित। निर्विकार मीन्स विकार रहित। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रज्ञा चक्षु, प्रज्ञा चक्षु के लिए एक शब्द, सॉरी इसका वाक्यांश क्या हो जाएगा,
तो प्रज्ञा चक्षु के लिए जो है बुद्धि जिसका नेत्र हो उसको प्रज्ञा चक्षु कहेंगे, आंसर बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सख्य भाव मिश्रित अनुराग को क्या कहते हैं एक शब्द में, तो उसको कहते हैं प्रणय। क्या कहते हैं? प्रणय, आंसर ए पार्ट हो जाएगा। प्रेम का अर्थ प्रीति या प्यार होता है, पर किसी पर किया जाने वाला विश्वास जो होता है वो श्रद्धा कहलाता है। किसी के प्रति आदरपूर्ण भाव रखना सम्मान कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सफलता न मिलने पर दुखी होना, इसको एक शब्द में क्या कहेंगे? सफलता न मिलने पर दुखी होने को कहते हैं एक शब्द में क्षोभ करना, आंसर ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, सफलता न मिलने पर दुखी होने को क्षोभ कहते हैं। और कृपा का अर्थ होता है अनुग्रह। ठीक है, खाने की इच्छा, इसको एक शब्द में क्या कहेंगे? खाने की इच्छा है तो उसको कहेंगे बुभुक्षा। क्या कहते हैं? बुभुक्षा। ठीक है, आंसर बी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भविष्य में होने वाला एक शब्द, इसको क्या कहेंगे? तो भविष्य में होने वाले को एक शब्द में कहते हैं, क्या कहते हैं इसको? भविष्य में होने वाले को एक शब्द में भावी कहते हैं, भावी। ठीक है, अनिल या अनल, इसका एक सही अर्थ क्या हो जाएगा? अनिल और अनल। तो एक अनिल का अर्थ होता है हवा और अनल का अर्थ होता है आग। ठीक है, यानी कि अगर अनिल है तो हवा हो जाएगा और अनल है तो आग हो जाएगा, आंसर बी पार्ट हो जाएगा। अनिल मिस होता है हवा, अनल मिस होता है आग, अग मिस होता है सूर्य और अघ मिस होता है पाप, अवधि मिस होता है समय और अवधि मिस होता है अवध देश की भाषा। तो इस तरीके से कुछ डिफरेंस हैं जो कि जानना जरूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसकी कोई उपमा ना दी जा सके उसके लिए एक शब्द क्या प्रयोग होगा? तो उसको कहेंगे एक शब्द में अनुपम। क्या कहेंगे? अनुपम। ठीक है, अनुपम मीन्स जिसकी कोई उपमा ना दी जा सके। अल्पज्ञ मीन्स जो बहुत कम जानता हो। ज्ञानी मीन्स जो किसी विषय का ज्ञान रखता हो। अनुयायी मीन्स जो किसी का अनुसरण करते हो। तो इस तरीके से इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पैसे से मनुष्य की जीवन जीने की इच्छा बलवती होती है। रेखांकित वाक्य जो है जीवन जीने की इच्छा, इसको एक शब्द में क्या कहा जाएगा? तो इसको कहेंगे जिजीविषा। क्या कहते हैं? जिजीविषा। ठीक है, जीवन जीने की इच्छा जो होता है उसको एक शब्द में जिजीविषा कहते हैं, जीवन जीने की इच्छा को। और जीविका यानी कि जीवन निर्वाह का साधन। चतुरानन यानी कि जिसके चार आनन यानी कि चार मुख हों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जो अपने स्थान या स्थिति से अलग न किया जा सके उसको एक शब्द में क्या कहेंगे? उसको कहेंगे अच्युत। क्या कहेंगे? अच्युत, आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, जो अपने स्थान या स्थिति से अलग न करें उसको किया जा सके उसको अच्युत कहेंगे। न टूटने वाले को अटूट कहेंगे। जो अपनी बात से न टले उसको अटल कहेंगे। जो दिया न जा सके उसको अदेय कहेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न, जीने की इच्छा रखने वाले को जिजीविषा कहेंगे। ठीक है, जो जानने के इच्छुक हो उसको क्या कहेंगे? जिज्ञासु कहेंगे। जो जीत अथवा विजय का इच्छुक हो उसे जिगीसु कहेंगे। जो प्यासा हो पीने का इच्छुक हो उसे पिपासु कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न, दिए गए वाक्य के लिए प्रयुक्त में होने वाला सही विकल्प को चुना है। वह कवि जो तत्काल कविता करने में कुशल हो उसको क्या कहते हैं? तो उसको आशु कवि कहते हैं, आंसर डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, जो तत्काल कविता करने में निपुण हो उसको आशु कवि कहते हैं। कवियों में श्रेष्ठ हो उसे महाकवि कहते हैं। जो किसी राज दरबार में रहकर राजा से संबंधित कविताओं की रचना करता है उसे राजकवि कहा जाता है। ठीक है, जो धरती फोड़कर जन्मता है उसे क्या कहते हैं एक शब्द में? तो धरती फोड़कर जन्म लेने वाले को उद्भिज कहा जाता है, आंसर डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, उद्भिज। ठीक है, वह झिल्ली जिसमें माता के गर्भ से निकलते समय खेड़ी में लिपटा होता है उसे जरायुज कहते हैं। ठीक है, जो स्वयं जन्म लेता है उसे स्वयंभू कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसके हृदय में ममता नहीं उसको एक शब्द में क्या कहेंगे? तो उसको कहेंगे निर्मम। क्या कहते हैं? निर्मम। ठीक है, जिसके हृदय में ममता नहीं उसको निर्मम कहा जाता है। और जिसके हृदय में दया ना हो उसके निर्दय कहते हैं। और जो डरे नहीं उसको निर्भय कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पूरब और उत्तर के बीच की दिशा को क्या कहते हैं? तो पूरब और उत्तर के बीच की दिशा को कहा जाता है ईशान। क्या कहते हैं? ईशान। ठीक है, आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। पूरब और उत्तर के बीच की जो दिशा होती है उसको ईशान कहते हैं। जबकि पूरब और दक्षिण के मध्य की दिशा को आग्नेय कहा जाता है। और दक्षिण और पश्चिम के मध्य की जो दिशा होती है उसको नैऋत्य कहते हैं। ठीक है, और पश्चिम और उत्तर के मध्य की दिशा को वायव्य कहते हैं। वायव्य। ठीक है, तो ये आपको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ही समय में वर्तमान, तो इसको हम क्या कहेंगे? तो इसको समसामयिक कहेंगे, आंसर ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, सॉरी सी पार्ट हो जाएगा। जीवन भर तक को आजीवन तथा समय के अनुकूल को समयानुकूल कहते हैं। अगला क्वेश्चन, पार्थिव, इसका आंसर क्या हो जाएगा? पार्थिव। तो पार्थिव की बात करें तो जिसका संबंध पृथ्वी से हो उसको क्या कहेंगे? पार्थिव कहेंगे, आंसर डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रत्युत्पन्नमति। ठीक है, प्रत्युत्पन्नमति, इसको हम एक क्या कहते हैं? अगर इसका हम वाक्यांश करेंगे तो जो तत्काल सोचकर उत्तर दे उसको क्या कहेंगे? प्रत्युत्पन्नमति। ठीक है, आंसर डी पार्ट हो जाएगा। जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका उसको क्या कहेंगे? तो उसको इंद्रजीत कहेंगे। क्या कहेंगे? इंद्रजीत, आंसर सी पार्ट हो जाएगा। इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाले को क्या कहेंगे? जितेंद्रिय कहेंगे। दोनों पर ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च कुल में पैदा व्यक्ति को क्या कहते हैं?
तो उच्च कुल में जो पैदा व्यक्त होता है उसे कुलीन कहते हैं। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? सी डी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कानून का रूप देने के लिए प्रस्तुत किया गया प्रस्ताव या मसौदा क्या कहलाता है? तो उसको विधेयक कहते हैं। आंसर सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जो मोक्ष चाहता हो उसको एक शब्द में क्या कहेंगे? तो उसको कहेंगे मुमुक्षु। क्या कहते हैं? मुमुक्षु। आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, मर जाने की कामना को मुमुर्षा और जिसे मर जाने की कामना हो उसे मुमुर्षु कहेंगे। इन शब्दों में थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है, आप लोग उसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध न किया जा सके उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? तो उसके लिए अप्रमेय एक शब्द हो जाएगा। ठीक है, आंसर सी पार्ट हो जाएगा। अप्रमेय जो होता है उसको क्या कहते हैं? जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध ना किया जा सके। जो प्रमाणित ना हो उसे अप्रमाणित, जिसका कोई प्रमाण ना हो उसे अप्रमाणिक कहेंगे। ठीक है, अप्रमाणित और अप्रमाणिक लास्ट में ता और का अंतर है, जिसमें ध्यान देना आपको। गिरा हुआ के लिए एक शब्द है, गिरा हुआ के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? तो उसको कहेंगे पतित। क्या कहते हैं? पतित। ठीक है, आंसर ए पार्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, जिसकी आशा न की गई उसको एक शब्द में क्या कहते हैं? तो जिसकी आशा न की गई उसको एक शब्द में कहा जाता है अप्रत्याशित। क्या कहते हैं? अप्रत्याशित। और आशा से बहुत अधिक इसको एक शब्द में आशातीत कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के तीन ओर पानी वाला स्थान उसको एक शब्द में क्या कहेंगे? तो उसको कहेंगे पर्यायद्वीप। क्या कहते हैं? पर्यायद्वीप। आंसर बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, पृथ्वी के तीन ओर पानी वाला स्थान पर्यायद्वीप कहलाता है। जैसे आप लोगों को सुना होगा कि भारतीय पर्यायद्वीप कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि भारत जो है तीन ओर से समुद्र से घिरा हुआ, यानी कि जल से घिरा हुआ है। ठीक है, पानी के बीच उथले छोटे स्थान को द्वीप कहा जाता है, जबकि पानी के बीच बड़े भूभाग को महाद्वीप कहते हैं। ठीक है, उदाहरण की बात करें तो पर्यायद्वीप जैसे भारत, महाद्वीप जैसे एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, ये सब। और इसके बाद द्वीप अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप आदि, ये सब द्वीप हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसके पास कुछ भी ना उसको क्या कहेंगे शब्द में? तो आकिंचन कहेंगे। क्या कहेंगे? आकिंचन। ठीक है, जो जीता ना जा सके उसे अजेय, जिस पर आक्रमण न किया गया उसे अनाक्रांत कहेंगे, जो कानून के विरुद्ध हो उसे अवैध कहेंगे। अगला क्वेश्चन, विशिष्ट अवसर अथवा विशिष्ट लोगों द्वारा समक्ष का दिया गया विद्वतापूर्ण भाषण उसको एक शब्द में क्या कहेंगे? तो उसको कहेंगे अभिभाषण। क्या कहते हैं? अभिभाषण। आंसर बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, और दो लोगों या अधिक लोगों के बीच किया गया वार्तालाप को क्या कहेंगे? संभाषण। आदि से अंत तक इसको एक शब्द में क्या कहेंगे? तो इसको कहा जाता है आद्योपांत। क्या कहते हैं? आद्योपांत। ठीक है, जहाँ से कोई चीज़ की शुरुआत उसे आदि, और दिगंत और अंतिम तथा ये क्या है? दिगंत और अंतिम, ये दोनों समानार्थी हैं एक दूसरे के। अगला प्रश्न, जंगल में लगने वाली आग को एक शब्द में क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं दावानल। क्या कहते हैं? दावानल। ठीक है, जंगल में लगने वाली आग के लिए दावानल शब्द है, जबकि समुद्र में लगने वाली आग को बड़वा नल और पेट में लगने वाली आग को जठराग्नि कहते हैं। अगला क्वेश्चन, जहाँ लोगों का मिलन हो उसे एक शब्द में क्या कहते हैं? तो जहाँ लोगों का मिलन हो उसे क्या कहते हैं एक शब्द में? तो उसको कहते हैं सम्मेलन। क्या कहते हैं? सम्मेलन। आंसर सी पार्ट हो जाएगा। जबकि दो लोगों के परस्पर मिलन को सम्मिलन, अनियमित ढंग से लोगों का इकट्ठा होना भीड़ तथा मनोरंजन के लिए विशिष्ट अवसर पर बाजार के रूप में लोगों का समूह जो लगता है उसको मेला कहा जाता है। जो व्याकरण जानता है उसको एक शब्द में क्या कहेंगे? व्याकरण जानने वाले को व्याकरण कहा जाता है। आंसर सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, और जिन्हें शास्त्रों का ज्ञान हो उसे एक शब्द में शास्त्री, जो व्याकरण का जानकार उसे एक शब्द में व्याकरणविद कहते हैं। किसी प्रतियोगिता में विजयी होने पर दिया जाता है, क्या दिया जाता है? तो उसे पारितोषिक दिया जाता है। आंसर बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, जबकि पुरस्कार यानी कि किसी कार्य या सेवा के लिए प्रदान किया जाता है, उपहार यानी कि अपने से बराबर या छोटों को भेंट स्वरूप दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सख्य भाव से मिश्रित अनुराग को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो उसको कहा जाता है प्रणय। क्या कहा जाता है? प्रणय। आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, जबकि प्रेम यानी कि सबसे भाई बहन या अन्य लोगों से, उसे स्नेह अपने छोटों से बच्चों से होता है। ठीक है, इसके बाद साख्य भाव अपने दोस्तों या सखाओं के प्रति होता है, उसको साख्य भाव कहते हैं। अगला क्वेश्चन, कुसंगत के कारण चरित्र पर दोष लगना उसको एक शब्द में क्या कहेंगे? तो उसको कलंक कहा जाता है। आंसर सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, जबकि अपयश या अस्थायी रूप से बदनाम होना, दुष्चरित यानी कि दुष्चरित क्या है? दुष्टता के कारण चरित्र पर लगने वाला दोष, और अपकीर्ति क्या है? ऐसे बुरे कार्य जिसे करने में कीर्ति कम होती है। अपयश का मतलब अस्थायी रूप से बदनाम होना। नेक्स्ट क्वेश्चन, शस्त्र क्या है? शस्त्र क्या है उसके लिए? तो शस्त्र की बात करेंगे तो वो हथियार जो हाथ में थाम कर चलाया जाता है उसको क्या कहते हैं? शस्त्र कहते हैं। ठीक है, शस्त्र की बात करेंगे तो आप डिफरेंट जान लीजिए। जिस हथियार को आप हाथ में लेकर या थाम कर चलाते हैं उसको शस्त्र कहा जाता है। जैसे कि तलवार हुआ, लाठी हुआ, ये सब शस्त्र हैं। ठीक है, और जब वो कोई जो हथियार फेंक कर चला जाता है उसे अस्त्र कहते हैं। ठीक है, ये भी ध्यान रखना, शस्त्र और अस्त्र कहा जाता है बहुत बार। तो जिस हथियार को फेंक कर चलाया जाए उसे अस्त्र कहेंगे, जैसे कि बम हुआ, तीर हुआ, मिसाइल हुआ,
और जिसको हाथ में लेकर चलाया जाएगा उसको क्या कहेंगे, शस्त्र कहेंगे, जैसे कि तलवार, लाठी आदि। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जिसमें संसार के प्रति मोह न रहा हो उसको एक शब्द में क्या कहा जाएगा, तो उसको कहा जाएगा वितरागी। क्या कहा जाएगा, वितरागी। आंसर ए पार्ट हो जाएगा, ठीक है। और जिसमें संसार के प्रति मोह हो उसे अनुरागी कहेंगे, ठीक है। जो कभी बूढ़ा ना हो उसके लिए एक शब्द में क्या कहेंगे, तो उसको कहते हैं अजर, ठीक है। लोग कहते हैं ना अजर अमर हो गए, तो अजर मीन्स क्या होता है, जो कभी बूढ़ा ना हो, और अमर मीन्स जो कभी मरे ना। तो ये दोनों बातें बोलते हैं, अजर अमर। जो कभी मृत्यु को प्राप्त न हो उसे अमर कहेंगे। युवा अवस्था को प्राप्त करने वाला तरुण कहेंगे। प्रत्येक परिस्थिति में एक समान बने रहने के लिए एक शब्द कहेंगे सदाबहार। अगला क्वेश्चन, जो कानून के विरुद्ध हो उसे क्या कहेंगे, अवैध। आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो संविधान के अधीन हो उसे संवैधानिक, जो विधि के अधीन हो उसे वैधानिक कहते हैं। किसी कथन पर सहमत होना, इसके लिए एक शब्द क्या बन जाएगा, तो उसके लिए बन जाएगा स्वीकृति। आंसर सी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। अपनी स्वीकृति देना यानी कि किसी कथन पर सहमत होना। जब कोई संस्था या विभाग आपके किसी प्रयोज्य पर अपनी सहमति देता है तो वो अनुमोदन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पीछे चलने वाला शब्द समूह के लिए एक शब्द होता है, तो पीछे चलने वाले को अनुगत कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अनुगत, ठीक है। नेता के पीछे लोग चलते हैं तो उसको अनुगत कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसके बराबर कोई ना उसको क्या कहेंगे, तो उसको अनुपम कहेंगे, ठीक है। जिसके बराबर कोई ना, जिसकी उपमा ना की जा सके उसे अनुपम कहेंगे। जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं दावानल। क्या कहते हैं, दावानल, ठीक है। आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाले को क्या कहेंगे, तो उसको कहेंगे अन्वागत। क्या कहते हैं, अन्वायगत। तो आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। और क्रम से चलने वाले को क्रमागत। पर्वत की तलहटी जो होता है इसको एक शब्द में क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं उपत्यका। क्या कहते हैं, उपत्यका, ठीक है। इंपॉर्टेंट है पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंजूसी से धन व्यय करने वाले को एक शब्द क्या कहेंगे, तो उसको कहेंगे कृपण। क्या कहते हैं, कृपण। कंजूसी से धन व्यय करने वाले को कृपण कहते हैं। जो अपनी सारी ज़रूरतों को कम खर्चे में पूरी करता हो उसे मितव्ययी कहते हैं, ठीक है। किसी की सहायता करने वाला उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, तो उसके लिए हो जाएगा सहायक। आंसर क्या हो जाएगा, ए पार्ट हो जाएगा, ठीक है। और हृदयवान हो उसे सहृदय कहते हैं। साथ चलने वाले को सहचर, साथ कार्य करने वाले को सहकार कहते हैं। अगला क्वेश्चन देते हैं। भला चाहने वाला, इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, तो उसके लिए हितैषी शब्द एक बनता है। आंसर सी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। जिसमें स्वार्थ निहित ना हो उसे निस्वार्थ, किसी की सहायता करने वाले को सहायक करते हैं। अगला क्वेश्चन, ऐसा व्यक्ति जिसके आने का दिन और समय पहले से निश्चित नहीं होता उसको क्या कहते हैं, तो उसको अतिथि कहते हैं। क्या कहते हैं, अतिथि। आंसर सी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। अतिथि क्या कहते हैं, ऐसा व्यक्ति जिसके आने का दिन ही निश्चित ना हो। अगला प्रश्न देखते हैं। गोद लिया हुआ पुत्र, इसको एक शब्द में क्या कहेंगे, तो उसको कहते हैं दत्तक, ठीक है। क्या कहते हैं, दत्तक। आंसर बी पार्ट हो जाएगा। पति पत्नी का जोड़ा कहेंगे दंपति। जिसे त्याग देना उचित हो उसे त्याज्य कहेंगे। किसी काम को चित्त लगाकर करने वाला दत्त चित्त कहेंगे, ठीक है। जो मापा ना जा सके उसको एक शब्द में क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं अपरमेय। क्या कहते हैं, अपरमेय। आंसर ए पार्ट हो जाएगा, ठीक है। अब जिसको पिया ना जा सके उसे अनुपेय कहेंगे। जो कभी मरे नहीं उसको अमर कहेंगे। जो मापा ना गया हो उसे अमापित कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो किए गए उपकारों को मानता हो उसको एक शब्द में क्या कहेंगे, तो उसको कहेंगे कृतज्ञ। क्या कहते हैं, कृतज्ञ, ठीक है। उपकार करने वाले को क्या कहते हैं, उपकारी कहते हैं। जिस पर यानी कि छोटों पर कृपा अगर की गई तो उसे कृपा पात्र कहते हैं। जो उपकारों को ना मानता हो उसे कृतज्ञ कहते हैं, और जो उपकारों को मानता हो उसको कृतज्ञ कहते हैं। दोनों में आपको डिफरेंस यहीं से पता चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईश्वर का कोई आकार नहीं होता, इसको एक शब्द में क्या कहेंगे, तो उसको कहेंगे निराकार। क्या कहते हैं, निराकार। आंसर बी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। ईश्वर का अगर सही आकार हो तो उसको क्या कहेंगे, साकार कहेंगे। अगला क्वेश्चन, जो हर समय अपना मतलब साधता उसे एक शब्द में क्या कहते हैं, उसको कहते हैं स्वार्थी। क्या कहते हैं, स्वार्थी। आंसर बी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। दूसरों की भला चाहने वाले को क्या कहेंगे, एक शब्द में उसको कहते हैं परमार्थी। और जो केवल अपने मतलब से संबंध रखता है उसको क्या कहेंगे, मतलबी। जो खुद रथ चलाता है उसको क्या कहते हैं, स्वार्थी कहते हैं, ठीक है, स्वार्थी। तो इस तरीके से ये था ओवरऑल आज का वीडियो जिसमें हम लोगों ने डिस्कशन किया। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ में अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ठीक है। और आज का वीडियो पर एंड करते हैं। इसके अन्य वीडियो में हम 2 चैप्टर एक साथ में लेकर आएंगे, तो वीडियो से जुड़े रहिए, चैनल से जुड़े रहिए, शेयर करते रहिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।